हेलो एवरीवन, आज के इस एनालिसिस में हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के डिस्कशन का जो सोर्स है वो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक राम शरण शर्मा की। जो भी कॉन्सेप्ट जो भी फैक्ट होंगे वो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 राम शरण शर्मा की बुक के होंगे। यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए ये जो बुक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बेसिक फाउंडेशन के लिए। अगर आपने इस बुक को एक बार सही ढंग से सही अप्रोच से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के अप्रोच से पढ़ लिया तो आफ्टर दैट फिर आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। जब आप इस एनसीईआरटी की बुक से पाषाण काल चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये होगा कि किस एरिया पे हमें ज्यादा समय देने की जरूरत है। इस पाषाण काल से आपके दिमाग में आपके माइंडसेट में ये भी होना चाहिए कि ये जो पाषाण काल आप पढ़ने जा रहे हैं इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के तो एटलीस्ट अगर इस पूरे पाषाण काल से अगर जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो एक क्वेश्चंस मैक्सिमम एक क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उस एक क्वेश्चंस के लिए आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। अब इस एक क्वेश्चंस के लिए आपको अपने टाइम का भी ध्यान में रखना है कि हमको कितना समय यहाँ पे देने की जरूरत है। तो आप अपने समय को स्मार्ट तरीके से तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इस पाषाण काल के अंतर्गत ये एरिया है, यहाँ पे इस एरिया से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इस एरिया पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो इस पाषाण काल के अंतर्गत इस पाषाण काल में जो आप पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और आगे चल करके आप नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग पढ़ेंगे। इन पाषाण काल में पाषाण काल के अंतर्गत जो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और जो नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग आता है, इस पूरे पाषाण काल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस पूरे पाषाण काल पे आपको किस एरिया पे ज्यादा फोकस होने की जरूरत है? लोकेशन इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। इस लोकेशन से 90% पॉसिबिलिटीज है कि लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो जो चीजें जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट आपको भी देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनने का वो क्या है? लोकेशन। इसलिए इस पाषाण काल, जब भी आप पाषाण काल के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस पाषाण काल के चैप्टर में आपको जो ज्यादा टाइम आपको जहां पे देने की जरूरत है वो लोकेशन है, ठीक है। और आप इस एनालिसिस के इस डिस्कशन के थ्रू आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का तरीका भी पता चलेगा और आप ये जान पाओगे कि कौन सा एरिया है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब यदि हम पूरा पाषाण युग के टाइमलाइन की बात करें, इसकी अवधि की बात करें तो इसकी जो टाइमलाइन है वो 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण युग की जो टाइमलाइन है वो 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। लोकेशन क्वेश्चंस बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है। लोकेशन की बात करें तो जो पूरा पाषाण युग से रिलेटेड जो लोकेशन है उसमें एक लोकेशन पंजाब आता है जो सोहन या सोन नदी के किनारे स्थित है। पंजाब जो सोहन या सोन नदी के किनारे स्थित है। बेलन जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड स्थित है। दिदवाना जो राजस्थान में स्थित है। इस हिंदी शब्द को लेकर के कहीं कहीं पे इसमें किसी बुक में डा शब्द यहां भी यूज किया गया है, दा के स्थान पर डा शब्द यूज किया गया है। तो ये इस ओल्ड एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूं तो इसमें दिदवाना ही लिखा है तो उसको लेके आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शब्द में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। दिदवाना कहां पे स्थित है? राजस्थान में। चिरकी नवासा महाराष्ट्र में स्थित है। चिरकी नवासा जो पूरा पाषाण युग से संबंधित एक स्थल है। चिरकी नवासा जो पूरा पाषाण युग से संबंधित एक स्थल है, कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दिदवाना जो पूरा पाषाण युग से संबंधित एक स्थल है, कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
बेलन कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बेलांग घाटी ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। घाटी क्या होता है? घाटी दो पहाड़ों के बीच जो गहरा स्थान होता है उसी को घाटी कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच के गहरे स्थान को घाटी कहा जाता है, जिसमें से आमतौर पर नदी का प्रवाह होता है। टूल्स, औजार भी एक एंगल है क्वेश्चन बनने का। औजार की बात करें तो पूरा पसाड़ के लोग बड़े पत्थर का औजार यूज करते थे। बड़े पत्थर के औजार के उपकरण को यूटिलाइज करते थे, यूज करते थे। पूरा पसाड़ के लोग बड़े पत्थर के उपकरण को यूटिलाइज करते थे। इसमें पत्ती, बर्छी, बर्मा और खुरचन आता है। औजार की बात करें तो इसमें क्वालिटी नहीं होती थी, क्योंकि ये पत्थर काफी बड़े होते थे। बड़े पत्थर के औजार होते थे, औजार काफी बड़े होते थे, इसमें क्वालिटी नहीं होती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, कैसे समस्या आती थी? इसमें समस्या ये आती थी, अगर कोई जैसे भारी जानवर आ गया तो उस भारी जानवर को मारने के लिए इस बड़े पत्थर को जब वो उठाते थे तो उसको उठाना काफी डिफिकल्ट होता था, क्योंकि बड़े पत्थर, अगर आपके पास बड़े पत्थर के टूल्स हैं तो आप उसको काफी लंबी दूरी तक आप नहीं फेंक सकते हैं। ये कठिनाइयां इस बड़े पत्थर के औजार में देखने को मिलती थी। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही कम होती थी। सो इन लोगों को, पूरा पसाड़ी के लोगों को इसे यूटिलाइज करने में भी कठिनाइयां होती थी। इस बड़े पत्थर के उपकरण को, इस बड़े पत्थर के औजार को, पूरा पसाड़ी के लोगों को इसको यूटिलाइज करने में कठिनाइयां होती थी। ये 3 एंगल हो गए। एक एंगल और एक कृषि का। क्या पूरा पसाड़ी के लोग कृषि करते थे? नहीं, पूरा पसाड़ी के लोग कृषि नहीं करते थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वहां पे एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही बारीकी से आपको देखना है। अगर आप पूरा पसाड़ी पढ़ रहे हैं तो एक एंगल एग्रीकल्चर का भी होता है कि क्या एग्रीकल्चर, क्या कृषि यहाँ पे हो रही है। तो पूरा पसाड़ी में कृषि नहीं हो रही है, पूरा पसाड़ी में कृषि नहीं हो रही है। और यदि कृषि नहीं होगा तो इनका जीवन क्या होगा? अस्थायी होगा। अगर कृषि नहीं होगा तो इनका जीवन क्या होगा? अगर पूरा पसाड़ी के लोग कृषि नहीं कर रहे हैं तो इनका जो जीवन है वो क्या है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या हुआ? ये भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप कृषि करना शुरू करेंगे, एक प्लेस को, एक लोकेशन को, एक स्थान को आप मेहनत करके अगर आप उसको कृषि करने योग्य बनाएंगे तो आप उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कृषि होती है, जब किसी समाज में कृषि की शुरुआत होती है तो वहां का जो जीवन होता है वो स्थायी होने लगता है। क्योंकि ये लोग कृषि नहीं करते, इसलिए भोजन की तलाश में ये खाद, पूरा पसाड़ी के लोग खाद संग्राहक है, इसके ऊपर डिपेंड है। ये भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। जैसे एक स्थान के जानवर को अगर मारकर खा गए तो अब ये दूसरे स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ये भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। अब बात करेंगे मध्य पसाड़ी की। जब आप पूरा पसाड़ी से, अब जब मध्य पसाड़ी में जाए, जब एक फेज से आप दूसरे फेज में जाए तो आपको ये देखना कि क्या चेंज हो रहा है। हिस्ट्री पढ़ने का यही सही अप्रोच होता है, सही एंगल होता है कि जब आप एक फेज से दूसरे फेज में इंटर करें तो आप देखें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब यदि हम मध्य पसाड़ी की बात करें तो मध्य पसाड़ी की जो अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मध्य पसाड़ी की जो अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। लोकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनने का। लोकेशन की बात करें तो मध्य पसाड़ी से संबंधित जो स्थल है उसमें एक बागोर जो राजस्थान में स्थित है, इस पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आदमगढ़ जो मध्य पसाड़ी से संबंधित एक स्थल है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट पे पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो ये दोनों
ये जो दो स्थल है, दो लोकेशन है, इस पॉइंट पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये बागोर जो राजस्थान में स्थित है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। बागोर जो राजस्थान में स्थित है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण हमें देखने को मिलता है। मध्य पसाड़ी में पशुपालन का जो सबसे पहला प्रमाण आपको देखने को मिलता है वो बागोर में देखने को मिलता है, जो राजस्थान में स्थित है। आदमगढ़ में देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए एक क्या चेंज हो रहा है, जब आप पूरा पसाड़ी से मध्य पसाड़ी में जा रहे हो तो क्या चेंज देखने को मिल रहा है, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपको ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी मध्य पसाड़ी में पशुपालन की शुरुआत होती है। मध्य पसाड़ी में क्या नया हो रहा है, यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हो रही है, जबकि पूरा पसाड़ी में पशुपालन का एविडेंस साक्ष्य नहीं पाया गया है। तो ये कनेक्टिविटी आपको जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, जब आप एक टॉपिक को पढ़ने के बाद दूसरे टॉपिक में जाए तो आप उसमें कनेक्टिविटी का अप्रोच भी देखें, उसे कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि जो यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको देख करके विगत वर्षों में जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपके अंदर आपके स्टडी में आपके पढ़ने के तरीके में कनेक्टिविटी का अप्रोच नहीं, आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस को टैकल करने में डिफिकल्टी होगी। तो क्या चेंज हो रहा है, जब आप पूरा पसाड़ी से मध्य पसाड़ी में जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मध्य पसाड़ी में पशुपालन की शुरुआत हो रही है, जबकि पूरा पसाड़ी में पशुपालन का कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस नहीं पाया गया। अब यहां पे मध्य पसाड़ी के अगर हम औजार की बात करें, मध्य पसाड़ी के अगर हम औजार की बात करें, मध्य पसाड़ी के अगर हम औजार की बात करें तो छोटे पत्थर के औजार का उपयोग मध्य पसाड़ी के लोग करते थे। मध्य पसाड़ी के लोग छोटे पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, और जो छोटे पत्थर के औजार होते थे इसको यूटिलाइज करना, इसको यूज करना आसान होता था किसकी तुलना में, बड़े पत्थर के औजार की तुलना में इसको यूज करना क्या है, आसान होता था। और ये जो छोटे पत्थर थे इसको माइक्रोडिस्क भी कहा गया है। इस छोटे पत्थर के औजार को क्या कहा गया है, माइक्रोडिस्क भी कहा जाता है। इसकी क्वालिटी इस बड़े पत्थर की तुलना में ज्यादा होती थी। इसकी क्वालिटी छोटे पत्थर के उपकरण की जो क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, इस बड़े पत्थर की तुलना में काफी ज्यादा थी। इस छोटे पत्थर के औजार को, इस छोटे पत्थर के उपकरण को आप दूर तक इसको आप फेंक सकते थे, दूर तक आप किसी जानवर को मारने के लिए हिट कर सकते थे, ये काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते थे, जबकि बड़े पत्थर के औजार को आप लंबी दूरी तक नहीं फेंक सकते थे। तो इसकी क्वालिटी भी ज्यादा थी और इसको यूज करना भी क्या था, आसान था, किसकी तुलना में, बड़े पत्थर के औजार की तुलना में। अब आपको एक चेंज क्या देखने को मिल रहा है, टूल्स को लेकर के, औजार को लेकर के आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। टूल्स को लेकर के, औजार को लेकर के भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। टूल्स को लेकर के भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि मध्य पसाड़ी के औजार की जो क्वालिटी है, मध्य पसाड़ी के औजार की जो क्वालिटी है वो पूरा पसाड़ी के औजार की क्वालिटी की तुलना में ज्यादा है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भी क्वालिटी भी उसमें क्या है, इंक्रीज कर रही है, गुणवत्ता भी उस पत्थर के औजार की बढ़ रही है। अब यहां पे हम चित्र की बात करें तो इस पसाड़ काल के अंतर्गत हम अगर पूरा पसाड़ और मध्य पसाड़ के चित्र यानी कला की बात करें, इसके आर्ट की बात करें। हाँ, एक पॉइंट और है, क्या मध्य पसाड़ के लोग कृषि करते थे? क्या मध्य पसाड़ के लोग कृषि करते थे? नहीं। क्या मध्य पसाड़ के लोग कृषि करते थे? नहीं, मध्य पसाड़ के लोग भी कृषि नहीं करते थे। मध्य पसाड़ में भी कृषि करने का एविडेंस नहीं पाया जाता।
एक पॉइंट इसमें है कृषि को लेकर के ईसापुर अध्ययन के जरिए यह पता चला है कि राजस्थान में, ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा गया है, अध्ययन के जरिए यह पता चला है कि, अध्ययन के जरिए यह पता चला है कि राजस्थान में ईसापुर 7000 से 6000 के आसपास खेती का अनुमान लगाया जाता है। अध्ययन के जरिए यह पता चलता है कि, अध्ययन के जरिए यह पता चलता है कि राजस्थान में ईसापुर 7000 से 6000, ईसापुर 7000 से 6000 के आसपास, ईसापुर 6000 से 7000 के आसपास खेती का अनुमान लगाया जाता है, खेती का अनुमान लगाया जाता है। अध्ययन के जरिए यह पता चलता है कि राजस्थान में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास खेती का अनुमान लगाया जाता है। एक अनुमान लगाया गया, ये अध्ययन के जरिए पता चलता है। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो मध्य पसाड़िप के लोग भी कृषि नहीं करते थे, मध्य पसाड़िप के लोग भी कृषि नहीं करते थे, इसलिए इनका जीवन भी क्या था, अस्थायी था। इनका जीवन भी क्या था, अस्थायी था। किसकी तरह, पूरा पसाड़िप के लोगों की तरह इनका जीवन भी क्या था, अस्थायी था। यह भी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। एक स्थान के जानवर को मार करके जब ये खा जाते थे तो ये दूसरे स्थान पर उस जानवर की तलाश में जाते थे, जिसको मार करके ये अपना भोजन बनाते थे। अगर एक पॉइंट पे, अगर क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा गया है कि राजस्थान में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास, राजस्थान में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि का अनुमान लगाया जाता है। तो अगर ऐसा मान लो इस पॉइंट को क्वेश्चन में डाल के पूछ लेते हैं तो वो लोकेशन से रिलेटेड ही रहेगा, तो उसमें कौन सा आंसर होगा, राजस्थान स्टेट होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पे कला की। अब हम पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों के, अब हम पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों के कला की बात करेंगे, कला की बात करेंगे। तो पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों की जो कला की बात करें तो उस कला को लेकर भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में हमें कला के संबंध, देखिए जो कला से रिलेटेड लोकेशन है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों से संबंधित चित्रकला हमें देखने को मिलता है। इस चित्रकला का अगर विषय देखें, इसका विषय क्या था, शिकार संचय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ये जो चित्र था, जो आपको भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इस भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे जो पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों की जो चित्रकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, वो किसके ऊपर डिपेंड थी, शिकार संचय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। शिकार संचय अर्थव्यवस्था पर आधारित होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों के लोग कृषि नहीं करते थे, ये भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे और वहां के जानवरों को मारकर खाते रहते थे। तो शिकार, उन जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे और अपने भोजन को कलेक्ट करते थे, शिकार करते थे और अपने भोजन की व्यवस्था करते थे, कलेक्ट करते थे। इसका अर्थ इनको शिकार संचय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अंदर अगर हम देखें, दिया गया है पूरा पसाड़, इस एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा है, पूरा पसाड़ और मध्य पसाड़ियों के लोग चित्रकला का अभ्यास करते थे। ध्यान सुनिएगा, पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ युग के लोग चित्रकला का अभ्यास करते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक आश्चर्यजनक स्थल है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका इस संबंध में एक आश्चर्यजनक स्थल है। अगर यहां पे हम देखें, इनमें अगर हम यहां पे देखें भीमबेटका के अंतर्गत अगर हम देखें, इनमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है। इस भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें इनमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है। इनमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है और जाहिर है कि इन चित्रों में मौजूद अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था, जो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया।
जो पॉइंट भी हमने आपको बताया वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है। क्या कह रहा है, इनमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे जो चित्रकारी की गई है, जो चित्रकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, क्या यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इनमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है और जाहिर है कि इन चित्रों में मौजूद अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। यहां पे जो चित्रकारी की गई है, किसकी चित्रकारी की गई, इसमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है और जाहिर है कि इन चित्रों में मौजूद अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। इन चित्रों को देख करके क्या क्लियर होता है कि इन चित्रों से क्या पता चलता है, इन चित्रों से यह पता चलता है कि अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार, इस चित्रकारी से क्या पता चलता है, अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार जीवन निर्वाह के लिए, यानी अपने भोजन के लिए, अपनी आजीविका के लिए किया जाता था। अपनी भोजन की व्यवस्था के लिए अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार किया जाता था। किसके लिए, अपनी भोजन के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए ये अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार करते थे। अनाज पर बैठने वाले पक्षी शुरुआती चित्रों में नहीं है। अगर हम भीमबेटका मध्य प्रदेश की बात, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पे आपको क्या कहा गया कि एक आश्चर्यजनक स्थल है, एक भीमबेटका एक आश्चर्यजनक स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे जो पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों की जो चित्रकारी यहाँ पे देखने को मिलती है, इस चित्रकारी में अनाज पर बैठने वाले पक्षी शुरुआती चित्रों में नहीं है। अनाज पर बैठने वाले पक्षी शुरुआती चित्रों में नहीं है। इससे क्या क्लियर होता है कि इसका मतलब यह हुआ कि पूरा पसाड़ियों और मध्य पसाड़ियों के लोग कृषि नहीं करते थे, अनाज का उत्पादन नहीं करते थे। अनाज पर बैठने वाले पक्षी शुरुआती चित्रों में नहीं है। यह चित्र स्पष्ट रूप में शिकार, संचय, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यह चित्र स्पष्ट रूप से शिकार, संचय, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रारंभिक मानव। तो भारत के प्रारंभिक मानव के अंतर्गत अगर हम देखें, इसमें भारत के प्रारंभिक मानव, एक पॉइंट आपको देखिए, इसमें लिखा गया इस उपमहाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास से संबंधित कुछ एक जीवाश्म ही पाए गए। कुछ एक जीवाश्म ही पाए गए। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास से संबंधित कुछ एक जीवाश्म ही पाए गए। कुछ एक का मतलब क्या, बहुत ही कम जीवाश्म पाए गए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास से संबंधित, यानी बड़े पैमाने पर नहीं पाए गए। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट में डाल सकता है, आपसे स्टेटमेंट में इस प्रकार से डाल सकता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका पॉइंट कैसे गलत हो सकता है। इससे उसने डाल दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास से संबंधित बड़े पैमाने पर जीवाश्म पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास से संबंधित बड़े पैमाने पर जीवाश्म पाए गए हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के विकास से संबंधित कुछ एक जीवाश्म भी पाए गए, यानी बहुत ही कम मात्रा में जीवाश्म पाए गए, बड़ी मात्रा में नहीं पाए गए, कम मात्रा में जीवाश्म पाए गए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। भारत के प्रारंभिक मानव के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत के प्रारंभिक मानव या भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के प्रारंभिक मानव के अंतर्गत जो प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म है, ये कहां पे पाए गए, शिवालिक की पहाड़ियों में। प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म कहां पे पाए गए, शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए। अभी देखिए जियोग्राफी का पॉइंट हो गया शिवालिक। जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो जो माउंटेन, जब आप हिमालय पढ़ेंगे तो उस हिमालय का जो लास्ट पार्ट होता है, उस हिमालय एक्सटेंशन का, हिमालय के विस्तार का जो अंतिम पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक।
शिवालिक। तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इस शिवालिक की पहाड़ियों में प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म पाए गए हैं और ये शिवालिक की पहाड़ियां भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विस्तृत है। ये जो शिवालिक की पहाड़ियां है ये भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विस्तृत है। प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विस्तृत है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म पाए गए। प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म कहां पे पाए गए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पोठवार पठार में। पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और पाकिस्तान के पोठवार पठार में पाए गए हैं। ठीक है। और इन प्राचीनतम खोपड़ी को राम पिथिकस, शिव पिथिकस के नाम से जाना जाता है। ये कीवर्ड एनसीईआरटी के बुक में है। कहां पे, एनसीईआरटी की बुक में ये कीवर्ड है, तो इसलिए एक क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इस पॉइंट पे। राम पिथिकस प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म को, प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म को क्या कहते हैं, राम पिथिकस कहते हैं और क्या बोलते हैं, शिव पिथिकस कहते हैं। हथनोरा, हथनोरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, हथनोरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां पे भी प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म के एविडेंस पाए गए हैं। हथनोरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां पे भी प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म के एविडेंस आज पाए गए हैं। हथनोरा कहां पे, नर्मदा की मध्य घाटी में, नर्मदा की मध्य घाटी में। हथनोरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां की नर्मदा की मध्य घाटी में हमें प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। जिसे प्रारंभ में, शुरुआत में इसको होमो इरेक्ट कहते थे। आरंभ में इसे क्या कहा गया, ये जो प्राचीन खोपड़ी के जीवाश्म यहाँ पे नर्मदा की मध्य घाटी में पाए गए, इसको प्रारंभ में क्या बोलते थे, होमो इरेक्ट। होमो इरेक्ट क्या होता है, होमो इरेक्ट को समझने के लिए पहले आपको ये जानना है, होमिनिड्स के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपको होमो इरेक्ट समझना है तो पहले आपको होमिनिड्स जानना है। होमिनिड्स क्या है, मनुष्य के कई प्रकार, मनुष्य के कई प्रकार। होमिनिड्स क्या है, मनुष्य के कई प्रकार है। इसमें एक आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसकी खोपड़ी बहुत छोटी होती थी। इसमें से एक आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसकी खोपड़ी बहुत छोटी होती थी। इसके बाद आता है होमो हाबिलिस, होमो हाबिलिस इसकी खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ी बड़ी होती थी। होमो हाबिलिस की खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ी बड़ी होती थी। इसके बाद आता है होमो इरेक्ट, होमो इरेक्ट, होमो इरेक्ट की खोपड़ी होमो हाबिलिस से बड़ी होती थी। यानी जैसे जैसे इस मनुष्य, जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन आ रहा है, होमो हाबिलिस आ रहा है। होमो हाबिलिस के बाद कौन आ रहा है, होमो इरेक्ट्स। तो होमो इरेक्ट्स जो मानव, होमो इरेक्ट्स जो मनुष्य का एक प्रकार है, होमो इरेक्ट्स जो मनुष्य का एक प्रकार है, होमो इरेक्ट्स जो मनुष्य का एक प्रकार है, इसकी खोपड़ी इन तीनों में सबसे बड़ी होती थी। इसके बाद इस मनुष्य के कई प्रकार में जो एक आता है होमो सेपियंस। इस मनुष्य के कई प्रकार में, इस होमिनिड्स के अंतर्गत एक आता है होमो सेपियंस। इसकी खोपड़ी इन सब में सबसे बड़ी होती थी। इसे पूर्ण विकसित आधुनिक मानव भी कहा जाता है। होमो सेपियंस को पूर्ण विकसित आधुनिक मानव भी कहा जाता है। होमिनिड्स क्या है, मनुष्य के कई प्रकार है। इस मनुष्य के कई प्रकार में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है, होमो हाबिलिस आता है, होमो इरेक्ट्स आता है, आफ्टर दैट कौन आता है, होमो सेपियंस जिसे पूर्ण विकसित आधुनिक मानव कहा गया है। और इन सब में सबसे बड़ी खोपड़ी किसकी होती थी, होमो सेपियंस की होती थी। सबसे बड़ी खोपड़ी किसकी होती थी, होमो सेपियंस की होती थी, जिसे पूर्ण विकसित आधुनिक मानव भी कहा गया है। ये कहां पे पाया गया है, दक्षिणी अफ्रीका में। इसके एविडेंस कहां पे पाए गए, दक्षिणी अफ्रीका में। होमो सेपियंस के एविडेंस कहां पे पाए गए, दक्षिणी अफ्रीका में पाए गए। तो आपने भारत के प्रारंभिक मानव के अंतर्गत आपने कुछ साइट, कुछ स्थल, कुछ लोकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि इस टॉपिक के अंतर्गत जो एक इंपॉर्टेंट एरिया क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, लोकेशन। जैसे क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भारत के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत के किस राज्य में प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो
कहाँ पे देखने को मिलता है? हथनोरा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा की मध्य घाटी में। पहले इसको होमो इरेक्ट्स कहा जाता था। पहले जो यहाँ पे मानव खोपड़ी के जो एविडेंस, जो जीवाश्म यहाँ पे पाए गए, मानव खोपड़ी के जीवाश्म जो एविडेंस यहाँ पे पाए गए, पहले इसको क्या बोलते थे? होमो इरेक्ट्स कहते थे, जो मनुष्य का एक प्रकार होता है। इसको पहले क्या बोलते थे? होमो इरेक्ट्स कहते थे। यहाँ पे हथनोरा मध्य प्रदेश यानी नर्मदा की मध्य घाटी में जो मनुष्य के एविडेंस पाए गए, जो मानव जीवाश्म, जो मनुष्य के खोपड़ी के जीवाश्म पाए गए हैं, उसको पहले होमो इरेक्ट्स कहते थे। होमो इरेक्ट्स क्या होता था? मनुष्य का एक प्रकार होता था। लेकिन अब इसे किसके रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? अब इसे होमो सैपियंस कहा जाता है। अब इसे किसके रूप में मान्यता प्राप्त है? होमो सैपियंस के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी हथनोरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे नर्मदा की मध्य घाटी में, नर्मदा की मध्य घाटी में जो खोपड़ी के एविडेंस, जो जीवाश्म पाए गए हैं, अब इसको क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस कहा जाता है। होमो सैपियंस क्या है? मनुष्य का एक प्रकार है जिसे पूर्ण विकसित आधुनिक मानव कहा गया है। इस सब में सबसे बड़ी खोपड़ी किसकी होती थी? होमो सैपियंस की होती थी। आई होप दैट ये एनालिसिस, ये डिस्कशन आपको समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय। इस लेक्चर के थ्रू जो एंगल आपको सीखने को मिल रहा है, उसी एंगल को आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने, जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे इस एंगल को आपको यूटिलाइज करना है। इससे आप एनसीईआरटी की बुक को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।